Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Am I audible? Yes, sir. आवाज आ रही है मेरे को? Okay. Yes, sir. Today we Yes, will sir. discuss about the education in social context, education in sociological perspectives, meaning and definitions of society. हम लोगों ने पिछले टर्म पे चर्चा किया था कि सोसाइटी क्या चीज है, तो इन जनरल टर्म्स में हम बात करते हैं कि जहां पर कुछ लोगों की एग्रीगेशन हो, कुछ लोगों का कलेक्शन हो, तो उसको आप सोसाइटी के रूप में हम कहते हैं इन जनरल। लेकिन जब सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की बात होती है तो वहां पर सोसाइटी का कुछ डिफरेंट मीनिंग होता है। हम सोसाइटी को या समाज को उन अर्थों में नहीं देखते जिसका हम सामान्य अर्थों में जिसकी बात कर रहे हैं कि सामान्य अर्थों में जो सोसाइटी है वो सोसाइटी का मतलब लोगों का एग्रीगेशन है।
उस स्थिति में हमारी सोसाइटी की जो मीनिंग है, जो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़े बदल जाते हैं। सोसाइटी जो टर्म है, ये जो शब्द है, ये निश्चित रूप से ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है, रिफर करता है कि कुछ लोगों का वहां पर समुच्चय होना चाहिए। अर्थात बिना व्यक्तियों से, अगर व्यक्ति नहीं होंगे तो किसी भी प्रकार का समाज नहीं बन सकता है। इन अर्थों में पीपुल वहां पे होने चाहिए, कुछ लोगों की वहां पर उपस्थिति होनी चाहिए, और उनके बीच अंतः क्रिया की कुछ एक निश्चित पैटर्न, कुछ एक निश्चित प्रकार का जो नॉर्म्स कह लीजिए, वो वहां पर होना चाहिए, जो हमको सोसाइटी में देखने को मिलता है। सोसाइटी को हम दो तरह से समझ सकते हैं। कुछ समाजशास्त्री जो हैं वो सोसाइटी को मूर्त रूप में मानते हैं, जबकि कुछ दूसरे समाजशास्त्री सोसाइटी को अमूर्त रूप में मानते हैं। जो लोग सोसाइटी को मूर्त रूप में मानते हैं वो समाज में लोगों को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, कि जो समाज चूंकि लोगों से मिलकर के बना हुआ है तो एक वास्तविक स्थिति है, मूर्त रूप में है। लेकिन जब हम सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के रेफरेंस में बात करते हैं तो वहां पर सोसाइटी एक अमूर्त विचारधारा, अमूर्त एंटिटी के रूप में हमारे समक्ष होती है। अर्थात जो व्यक्तियों के बीच विभिन्न प्रकार के संबंध हैं, जो सामाजिक संबंध हैं, और उनके बीच जितने प्रकार की अंतः क्रियाएं हैं, जिसको हम अमूर्त रूप में देखते हैं, वो सोसाइटी कहलाती है। यह वास्तु अगर सचमुच देखा जाए तो सोसाइटी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में सोसाइटी एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, अर्थात मानसिक रूप से बनाई गई एक स्थिति है जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। अर्थात जब आप विभिन्न प्रकार के संबंधों में, सामाजिक संबंधों में आप रहते हैं तो वहां पर आप विभिन्न प्रकार की अंतः क्रियाएं, विभिन्न प्रकार के रिलेशनशिप्स आपके बनते हैं, जो एक मेंटल कंस्ट्रक्ट को बनाता है। इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स। ये विभिन्न प्रकार के संबंधों के एक व्यवस्था है। व्यक्ति एक ही होता है, लेकिन विभिन्न प्रकार के कार्यों को परफॉर्म करने के लिए, विभिन्न प्रकार के फंक्शंस को करने की वजह से वो विभिन्न प्रकार के रिलेशनशिप्स बनाता है। और द पैटर्न ऑफ नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन बाय विच द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी मेंटेन्स देमसेल्व्स। और जब सामाजिक विचारधारा की बात कही जाएगी, जब सामाजिक परिप्रेक्ष्य में किसी चीज की बात करी जाएगी, तो आपके इन्हीं विभिन्न प्रकार की अंतः क्रियाओं की वजह से एक समाज अपने आप को स्थायित्व प्रदान करता है। समाज का अस्तित्व व्यक्तियों से है, और व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतः क्रियाएं, व्यक्तियों के बीच जो विभिन्न प्रकार के संबंध हैं, ये संबंध और अंतः क्रियाएं ही उस समाज को जीवित रखता है। अर्थात समाज व्यक्तियों से मिलकर के बनता है, और इन्हीं अंतः क्रियाओं और रिलेशनशिप्स की वजह से सोसाइटी अपने आप को मेंटेन करता है। जो नृविज्ञानी हैं, अर्थात मानव विज्ञान के जो विश्वास करने वाले जो लोग हैं, वो सोसाइटी को केवल व्यक्तियों से मिलकर के बने हुए नहीं मानते। सोसाइटी एग्जिस्ट ओनली व्हेन मेंबर्स नोन ईच अदर। जो हम पिछले टर्म पे आपसे बात कर रहे थे कि जब सोसाइटी की आप बात करते हैं तो दो तरह की फीलिंग्स की बात है, कि जो मेंबर है, जो सदस्य है, वह अपने आप को उस समाज का अंग माने, और समाज भी उस व्यक्ति को अपने समाज का एक अंग के रूप में माने। तभी जाकर के किसी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम समाज का निर्माण करते हैं। और जब आप एक दूसरे के साथ, जब एक मेंबर उस सोसाइटी को अपना अंग मानेगा, तो वो विभिन्न प्रकार के उन व्यक्तियों के अपने कॉमन इंटरेस्ट होंगे, उनके अपने साझा रुचियां होंगी, साझा पसंद होंगे, और कुछ ऐसी चीजों को भी वो साझा करेंगे, कुछ वस्तुओं को, नियमों को, कानूनों को। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस वे में भी उसको इस वे में देखते हैं कि यहाँ पर व्यक्तियों के बीच कुछ ऐसे कॉमन इंटरेस्ट, कुछ ऐसे कॉमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको वो साझा करते हैं, जिससे सोसाइटी अपने आप को मेंटेन करती है। इन अर्थों में यदि आप जनरल मीनिंग में बात करें तो हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं हिंदू समाज, जिससे ये पता चलता है कि हिंदू समाज में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं। उस प्रकार की सोसाइटी को आप हिंदू समाज करते हैं। इसी तरह एक दूसरा प्रकार का समाज है जिसको आप मुस्लिम समाज कहते हैं या मुस्लिम सोसाइटी कहते हैं। इनके अपने रिचुअल्स, अपनी परंपराएं, अपने खान पान, रहन सहन, उनकी परंपराएं, उनके दैनिक जीवन की दिनचर्या, ये थोड़ी
अलग प्रकार की होती है तो उनको आप मुस्लिम समाज कहते हैं। ऐसे ही समाज में हमको वुमेन सोसाइटी मिलती है जहां पर महिलाओं की समाज होते हैं, महिलाओं के अपने कुछ नीड्स के हिसाब से उन्होंने अपने एक समाज बना रखे हैं। उसी प्रकार से जब किसी विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, किसी विश्वविद्यालय, किसी महाविद्यालय या किसी भी विद्यालय, किसी शैक्षिक संस्था की बात करते हैं, तो वहां पर जो लर्नर्स होते हैं उन स्टूडेंट्स की अपनी एक सोसाइटी होती है जिनको आप स्टूडेंट सोसाइटी कह सकते हैं। आप लोग पहले से सुने होंगे कि जब हम हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं तो वहां पर ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज की बातें करते हैं। तो यहां पर जब हम बात करेंगे, ये जो आम बोलचाल की भाषा में जब हम बात करते हैं सोसाइटी की, तो उसका सिंपल सा टर्म होता है कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल। जब संगठित या असंगठित रूप में समूह में जब व्यक्ति इकट्ठे होते हैं तो उसको आप समाज के रूप में कहते हैं। कब? जब उसकी आप जनरल मीनिंग निकालते हैं। अब हिंदू सोसाइटी की बात करें, इट मे बी ऑर्गेनाइज्ड, इट मे बी अनऑर्गेनाइज्ड। मुस्लिम सोसाइटी की बात करें, इट मे बी ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। जितने भी प्रकार की आप आम बोलचाल की भाषा में इन सारे समाजों की, इन सारे सोसाइटीज की बात करते हैं, वह या तो संगठित होते हैं या संगठित नहीं भी हो सकते हैं। तो सामान्य अर्थों में हम जनरल मीनिंग में सोसाइटी को इस तरह से देखते हैं, जहां पर कलेक्शन ऑफ या ग्रुप ऑफ पीपल है। लेकिन सोसाइटी की मीनिंग को यदि हम इसके लिटरल टर्म्स के आधार पर देखें, इसके शाब्दिक अर्थों पर देखें, तो यह लैटिन वर्ड सोसियस से निकला हुआ है। जो सोसाइटी शब्द है, ये सोसाइटी शब्द लैटिन वर्ड सोसियस से निकला हुआ है, जिसका मतलब है कंपेनियनशिप या फ्रेंडशिप। अर्थात जब एक दूसरे के साथ मित्रवत संभावना के साथ, सहयोगी भावना के साथ आप रहते हैं, तो वहां पर व्यक्तियों के उस समूह को हम सोसाइटी, लैटिन वर्ड में इसका मीनिंग निकालते हैं। एक सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम है जॉर्ज सीमेल। इनका ऐसा मानना था कि जो सोशियबिलिटी है, अर्थात जो सामाजिकता है या जो कंपेनियनशिप है, वह इसका एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। और सामाजिकता क्या है? जब आप सामाजिक नियमों को, सामाजिक कानूनों को, सामाजिक बंधनों को आप स्वीकार करते हैं, तो आप समाज के एक अंग के रूप में होते हैं, उस सोसाइटी को आप एक्सेप्ट करते हैं। इन्हीं अर्थों में अरस्तु ने बहुत पहले कहा था कि मैन इज ए सोशल एनिमल, अर्थात मनुष्य जो है वह भी एक जानवर की तरीके है, लेकिन इसकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यह सोशल एनिमल है, एक सामाजिक प्राणी के रूप में। और यह इस बात को फोकस करता है कि व्यक्ति या मानव का जो समाज है ऑलवेज लिव्स इन कंपनी ऑफ अदर पीपल। यदि मानव है जो इस सामाजिकता में जी रहा है, जो इस सोसाइटी को मान रहा है, वह कंपनी में रहना चाहेगा, एक दूसरे के साथ मेल जोल के साथ, मित्रवत भावना के साथ रहना चाहेगा, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता रहेगी उनकी, और वहां डिवीजन ऑफ लेबर होगा जिससे उसकी सोसाइटी आगे चलती रहेगी। तो ये सोशल एनिमल का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि सोशल का मतलब हम कंपेनियनशिप से या कंपनी ऑफ द अदर पीपल की बात करते हैं। अर्थात व्यक्ति अकेला किसी भी समाज का निर्माण नहीं कर सकता, व्यक्तियों से मिलकर के ही समाज का निर्माण होता है। सोसाइटी हैज बिकम एन एसेंशियल कंडीशन फॉर ह्यूमन लाइफ टू कंटिन्यू। और जब मानव सभ्यता की या मानव समाज के आगे कंटिन्यू करने की बात होती है, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चलने की बात होती है, तो निश्चित रूप से उस स्थिति में सोसाइटी एक फंडामेंटल या एक बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां बनाती है। यदि सोसाइटी न हो तो मानव का जीवन ही संभव न हो। यदि समाज नहीं होगा तो मानव की कल्पना नहीं की जा सकती। और कहीं न कहीं समाज से ही मानव सामाजिक मूल्यों को सीखता है, और समाज के लिए व्यक्ति और व्यक्ति के लिए समाज, इन दोनों के ऊपर आप समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में है। तब सोसाइटीज ऐसा नहीं है कि केवल बस मानव के ही अपनी समाज है। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट एनिमल्स आल्सो लिव इन सोसाइटी। बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि केवल मानव ही समाज में रहते हैं। आप तमाम तरह की सोसाइटी अपने आसपास देख सकते हैं। इनमें सोसाइटी ऑफ फिश, जो मछलियां हैं, उनकी भी अपनी एक सामाजिकता होती है, उनकी भी अपनी एक सोसाइटी होती है, एक समाज होता है। बहुत फेमस आप देखते होंगे हनी बी के बारे में, जो लोग जूलॉजी के होंगे वो लोग इनकी सोसाइटी के बारे में बिहेवियर में पढ़ते भी हैं। हनी बी का जो मधुमक्खी होती है, उसमें जो
मेल और रानी मधुमक्खी, इनकी अपने अपने लेबर ऑफ डिवीजन होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर्स होते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी आगे चलती है। इसी तरह से बंदरों की अपनी सोसाइटी है, एलिफेंट हाथियों की अपनी सोसाइटी है, चींटियों की अलग सोसाइटी है, इवन बर्ड्स जो हैं, जो चिड़िया हैं, जो पक्षियां हैं, वो भी अपनी सोसाइटी में रहते हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीट हैं, वो भी अपनी सोसाइटी में रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं इस पृथ्वी पर जो समाज में रहना पसंद करते हैं, और वो समाज में ही उनकी जिंदगी आगे बढ़ती है। फिर मानव समाज और जानवर के समाज में क्या अंतर है, ऐसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे? ये आपके लिए एक प्रश्न है कि मानव समाज में और अन्य जंतुओं के समाज में क्या अंतर है। सभी जगहों पर एक से अधिक लोगों की उपलब्धता है, ज्यादातर लोग वहां पे रहते हैं, ज्यादा उनके मेंबर्स होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। फिर मानव समाज और एनिमल जो ह्यूमन सोसाइटी है और एनिमल सोसाइटी में क्या अंतर है। हम सोसाइटी को कुछ अलग तरीके से कैटेगराइज भी कर सकते हैं। जब आप समाज देखते हैं जहां पर कलेक्शन ऑफ पीपल की बात करते हैं, एग्रीगेशन ऑफ पीपल्स की बात करते हैं, तो सोसाइटी के कई रूप आपको सामने देखने को मिलते हैं। एक है सिंपल सोसाइटी और दूसरी है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। सिंपल सोसाइटी जिसे आप सामान्य समाज कह सकते हैं और जटिल समाज कह सकते हैं। सामान्य और जटिलता का यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है, इट इज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी। जब कोई ऐसा समाज जो सबसे सामान्य तकनीकों का यूज अपनी दैनिक जीवन में करता है, उन सारे समाज को हम सामान्य समाज कहते हैं या सिंपल सोसाइटी कहते हैं। लेकिन कोई ऐसी सोसाइटी, कोई ऐसा समाज जो ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रयोग करता हो, जो ज्यादा अग्रिम तकनीकों का प्रयोग करके अपनी दैनिक जीवन में उन चीजों का प्रयोग करके अपनी जिंदगी को सोफिस्टिकेटेड बनाता हो, तो वो सोसाइटी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी कहते हैं। जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ग्रामीण समाज एक तरह से कह लीजिए, तो जो रूरल सोसाइटी है, इट इज अ सिंपल, वो सिंपल टेक्नोलॉजी को यूज करती है। उनको कहीं जाना होगा तो साइकिल की, बैलगाड़ी का, इन सारी चीजों का प्रयोग करेंगे। और जो शहर का समाज है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। सिंपल समाज में लोग कम होते हैं, कम कम इनकी जो डिफ्रेंशिएशन होते हैं वो बहुत कम प्रकार के होते हैं, लगभग एक यूनिफॉर्म तरीके की लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होती है, जैसे अगर आप अर्बन सोसाइटी की बात करें, तो ये ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं उस पर डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा होते हैं। अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जगहों के लोग आकर के यहाँ पर सोसाइटी को कॉम्प्लेक्स बताते हैं। तो सिंपल सोसाइटी और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के बीच डिफरेंशिएशन आप टेक्नोलॉजी के आधार पे या तकनीकी के आधार पे कर सकते हैं। दूसरे प्रकार से जो समाज को आप कैटेगराइज कर सकते हैं वो है ट्रेडिशनल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी को आप ये कह सकते हैं परंपरागत समाज, जो सदियों से, विगत कई वर्षों से अपने परंपराओं को यथावत बनाए हुए है, उनको आगे बढ़ा रहा है एज सच, उसी प्रकार से, और वो किसी भी चेंजेस को स्वीकार नहीं करता, बहुत कम, बहुत धीरे धीरे स्वीकार करता है, या बहुत कम स्वीकार करता है, या न के बराबर स्वीकार करता है। और दूसरा समाज है जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो तकनीकी बदलाव की वजह से अपने सोसाइटी में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन चाहता है, उसको स्वीकार करता है। जैसे यदि आप जनजातियों के समाज को ले लीजिए, तमाम ऐसी जनजातियां हैं जो आज की भी डेट में पेड़ों पे रहना, जंगलों में रहना पसंद करते हैं, तो वह उनका अपना सोसाइटी है, उनकी अपनी समाज है, वो उसी परंपरा को, उसी ट्रेडिशंस को फॉलो करते चले आ रहे हैं। और जो लोग ऐसे थे जिन्होंने उस जंगली जीवन को छोड़ करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाया, उनकी सोसाइटी मॉडर्न होती चली गई। तो आप इसको ट्रेडिशनल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी के अंतर्गत भी कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी है जिसमें आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी और पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी वो सोसाइटी है जो सिंपल सोसाइटी से थोड़ा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, नई टेक्नोलॉजी को वो ट्राई कर रही है, अडॉप्ट कर रही है, और वो एक ट्रांजिशन फेज में है। न तो वह मॉडर्न सोसाइटी में आई हुई है, ना ही वो प्रिमिटिव सोसाइटी के तरीके, अर्थात यह बीच की स्थिति की है, जहां पर नई तकनीकी को वो प्रयास कर रहे हैं अडॉप्ट करने का, कि वो, उनको ऐसा लग रहा है कि हम इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को अगर अपनाएंगे, अपनी दैनिक जीवन में यूज करेंगे, तो उनका भी जीवन सोफिस्टिकेटेड हो सकता है।
इसलिए आप उसको ट्रेडिशनल सोसाइटी कहते हैं। तो दूसरा है पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, जो बियॉन्ड मॉडर्नाइजेशन है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका जितना विकास होना था उतना विकास हो चुका। अब वहां पर किसी भी प्रकार की आधुनिकता की कोई जगह नहीं रह गई, तो वो अब पोस्ट मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं, वो मॉडर्नाइजेशन के बियॉन्ड और ऊपर जा रहे हैं। ये तो अभी अभी अडॉप्ट करना शुरू किए हैं, और ऐसी सोसाइटी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज को आप पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के अंतर्गत रख सकते हैं। उनका जितना विकास होना था वो सारा हो चुका, अब वो उसके भी बियॉन्ड, उसके भी आगे जाकर के बातें सोचने की बातें कर रहे हैं, तो वो आपकी पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के अंतर्गत आप उनको रख सकते हैं। एक अलग तरह से आप कैटेगराइज करते हैं प्रिमिटिव और एडवांस सोसाइटी। प्रिमिटिव सोसाइटी वो सोसाइटी है जो बहुत ही प्राचीन सोसाइटी है, जैसे हमने अभी जनजातियों की बात करी, जो अभी भी शिकार करना और चीजों को गैदर करके, जैसे जानवर इकट्ठा करते हैं सामान को अपने भविष्य की यूज के लिए, और शिकार करते हैं, रोज शिकार करना रोज खाना, ये उनकी प्रिमिटिव सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पर वो हंटिंग करेंगे और अपने फूड की गैदरिंग करेंगे, इसी पे उनकी जिंदगी पूरी निर्भर करती है। मतलब पूरी जिंदगी वो केवल शिकार करने और अपनी जिंदगी को भरण पोषण में ही निकाल देते हैं, वो प्रिमिटिव सोसाइटी है। जबकि जो मॉडर्न एडवांस सोसाइटी है, जिसको आप अग्रिम समाज कह रहे हैं, वो मोर सोफिस्टिकेटेड लाइफ स्टाइल है। यहाँ पर रोज शिकार करने की स्थिति नहीं है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की ऐसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी हैं कि आप खाने को बहुत ज्यादा खाने की भी जरूरत नहीं है, एक कैप्सूल खा लीजिए आपको दिन भर की एनर्जी उतनी मिल जाएगी। तो ये इन तरह से आप प्रिमिटिव सोसाइटी और एडवांस सोसाइटी में भी अंतर कर सकते हैं। इस तरह से और भी आप कई कैटेगरी देख सकते हैं अलग अलग आधार पे, जिसमें एक है प्री आर नॉन लिटरेट सोसाइटी और दूसरा है लिटरेट सोसाइटी। शिक्षा के आधार पे जब आप बात करते हैं कि ऐसा समाज जो या तो एकदम से इलिटरेट है, मतलब वहां पर शिक्षा का एकदम से अभाव है, या बहुत कम शिक्षित लोग हैं, उस समाज के लोग बहुत कम शिक्षित हैं या पूर्णतः शिक्षित नहीं हैं, उस सोसाइटी को आप प्री या नॉन लिटरेट सोसाइटी कहते हैं। इसके अगेंस्ट कुछ ऐसी सोसाइटी हैं जहां पर अधिकांश लोग शिक्षित हैं, वहां पे शिक्षा का बहुत ज्यादा विकास हो चुका है, वहां पर लोग शिक्षित हैं, तो उसको आप लिटरेट सोसाइटी या शिक्षित समाज कहते हैं। इस तरह से भी आप सोसाइटी को कैटेगराइज कर सकते हैं। एक और प्रकार है जिसको आप क्लोज सोसाइटी और ओपन सोसाइटी कहते हैं, बंद समाज और खुला समाज। बंद समाज ऐसा समाज है जो किसी भी सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता या बहुत ही रेयरली उसको स्वीकार करता है। आप जानते हैं कि प्रकृति का शाश्वत नियम है परिवर्तन, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, परिवर्तन तो होगा ही होगा, और वो हर आदमी के रिलेशनशिप में परिवर्तन होगा, अंतः क्रियाओं में परिवर्तन होगा, सामाजिक गतिविधियों में परिवर्तन होगा, सामाजिक नियंत्रण में परिवर्तन होगा। परिवर्तन अवश्यंभावी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसी सोसाइटी जो सामाजिक परिवर्तनों को या होने वाले परिवर्तनों को जल्दी स्वीकार नहीं करते या जल्दी उनको एक्सेप्ट नहीं करते या बहुत रेयर तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, बहुत ज्यादा आप उस पर डंडा चलाइए, कंट्रोल करिए तब उसको स्वीकार करते हैं, उस सोसाइटी को आप क्लोज सोसाइटी कहते हैं। और बहुत ऐसी सोसाइटी हैं जो ओपन सोसाइटी हैं, उनको लगा कि इस परिवर्तन से हमारा समाज विकसित हो सकता है, उस समाज को आप ओपन सोसाइटी कहते हैं। बंद समाज में जैसे एक बहुत स्थिति आप देख सकते हैं महिलाओं की, बहुत सारे समाज में जो पेट्रियार्की की वजह से, पितृसत्तात्मक समाज होने की वजह से महिलाओं को उतने अधिकार नहीं मिले। हमारा भारतीय समाज भी इस तरह से, ऐसे बहुत सारे आप स्थितियां देखेंगे जहां पर भारतीय समाज में भी महिलाओं को वो अवसर, वो अधिकार नहीं प्राप्त हुए जो पुरुषों को प्राप्त हुए। तो यहाँ पर क्योंकि हमारी सोसाइटी समथिंग क्लोज सोसाइटी है, यह जनरली महिलाओं को अधिकार देने नहीं चाहती और इसलिए वह इस प्रकार के परिवर्तन को नहीं करना चाहती। लेकिन तमाम ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट के ऐसे चीजें या ऐसे कानून आए जिसको मान करके आज की डेट में महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। और वहीं ओपन सोसाइटी जो थी, जिनने इन परिवर्तनों को स्वीकार किया, उनकी सोसाइटी ज्यादा डेवलप होती चली गई।
और जिनने परिवर्तनों को नहीं स्वीकार किया वो आज भी अपनी सोसाइटी की वजह से, अपने कंजर्वेटिव माइंड्स की वजह से आज भी वहीं पर बने हुए हैं। तो इस तरह से आप टाइप्स को क्लोज सोसाइटी और ओपन सोसाइटी के अंतर्गत भी रख सकते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी समाज पूर्ण रूप से बंद हो या कोई समाज पूर्ण रूप से खुला हो, ऐसा ऐसा संभव नहीं है। लेकिन उसमें अगर ज्यादातर परिवर्तन नहीं वो स्वीकार करता है तो उसको आप क्लोज सोसाइटी कह सकते हैं, और जो ज्यादातर परिवर्तनों को स्वीकार करता है उसको आप ओपन सोसाइटी या मुक्त समाज, ओपन खुला समाज कह सकते हैं। कोई भी समाज ना तो पूर्ण रूप से क्लोज है ना ही पूर्ण रूप से खुला है, इसमें आप ये समझ सकते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सोसाइटी को विभिन्न तरीके से डिफाइन किया है। डिफिनेशंस भी उनकी अपनी अलग अलग प्रकार की है। कुछ लोग सोसाइटी को कॉन्क्रीट एंटिटी के रूप में मानते हैं, उन्होंने समाज की परिभाषा कॉन्क्रीट आइडेंटिटी को मान करके परिभाषित किया है। और कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जो सोसाइटी को कॉन्क्रीट न मान करके एब्स्ट्रैक्ट मानते हैं, तो उन्होंने सोसाइटी की परिभाषा उस एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी को लेकर के किया है। अर्थात समाजशास्त्रियों में भी दो ध्रुव है। एक ग्रुप ये मानता है कि समाज कंक्रीट है, मूर्त है, उसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसके आधार पर उन्होंने उसको परिभाषित किया है। जबकि दूसरा ध्रुव जो है वह सोसाइटी को एब्स्ट्रैक्ट मानता है, वह सोसाइटी को अमूर्त मानता है, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते। तो ये दो ध्रुव समाज को अलग अलग तरीके से यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग परिभाषित करते हैं। अब यहीं पर एक थ्योरी आती है, आगे आप लोग देखेंगे। जो सोसाइटी को मूर्त मानते हैं वो सोसाइटी की स्ट्रक्चरल डेफिनेशन को देते हैं, संरचनात्मक परिभाषा उसकी बताते हैं, क्योंकि जिस चीज को आप देखते हैं उसी की संरचना बना सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि भगवान, यदि भगवान को आप किसी ने कल्पना की है तो आप कहते हैं कि भगवान जी के 4 हाथ हैं, 4 मुख हैं, हाथ में गदा लिए हुए हैं, त्रिशूल लिए हुए हैं। तो वो जो कॉन्क्रीट एंटिटी की बात करते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो मूर्त मानते हैं भगवान को उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना बनाते हैं। तो एक संरचनावादी समाजशास्त्री हैं और दूसरे फंक्शनलिज्म को मानने वाले हैं, जो समाज की संरचना को तो नहीं मानते लेकिन समाज में होने वाली गतिविधियों, समाज में होने वाली कार्यों को वह सामाजिक एंटिटी के रूप में, एब्स्ट्रैक्ट रूप में मानते हैं। उस हिसाब से वह सोसाइटी को परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर और एक बीच का ध्रुव है, एक बीच के मानने वाले भी हैं जिन्होंने समाज की स्ट्रक्चरल फंक्शनल आइडेंटिटी मानी है, संरचनात्मक क्रियात्मक परिभाषा उसकी दी है। उसे हम फिर कभी चर्चा करेंगे, आज सोसाइटी के बारे में हम एक जनरल बात कर रहे हैं। तो जो एक समाजशास्त्री हुए हैं राल्फ लिटन, इनकी पुस्तक है द स्टडी ऑफ मैन। इसमें उन्होंने कहा है कि सोसाइटी इज द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम एंड वर्क टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड टू थिंक अ सोशल यूनिट। यहां पर यह जो परिभाषा है यह कंक्रीट आइडेंटिटी के रूप में मानते हैं। ये कहते हैं कि समाज जो है वो कुछ लोगों का समूह है। और कैसे लोगों का समूह है? ऐसे लोगों का समूह है जो लोग एक लंबे समय तक साथ में रहते हैं और अपने आप को इस तरह से संगठित करते हैं कि वह कुछ काम कर सकें और उस सामाजिकता की एक इकाई के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित करते हैं। अर्थात यहाँ पर लिटन का मानना है कि यह भी व्यक्तियों का समूह है, और ऐसे व्यक्तियों का समूह जो अपेक्षाकृत लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को इस तरह से संगठित करते हैं कि वो काम करें जिससे एक समाज की एक इकाई के रूप में, अपने समाज को एक इकाई के रूप में वो प्रस्तुत करते हैं। ऐसा द स्टडी ऑफ मैन में राल्फ लिटन ने बताया है। दूसरे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वह हैं HP फेयरचाइल्ड। इन्होंने डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में बताया कि सोसाइटी इज ग्रुप ऑफ सच पीपल हु कोऑपरेट देमसेल्व्स। हमने पहले बात करी कि सोसाइटी, सोशियस क्या है? कंपनी है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का समूह जो आपस में सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं फॉर देयर मेनी एम्स। देखिए, हर समाज के अपने कुछ उद्देश्य होंगे, अपने कुछ उनके
उद्देश्य होते हैं, तो उन उद्देश्यों को लेकर के वह व्यक्ति आपस में सहयोग करते हैं, क्योंकि सोसाइटी में केवल एक ही व्यक्ति कार्य करे तो अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से समाज के प्रत्येक सदस्यों का कलेक्टिव सामूहिक सहयोग, सामूहिक प्रयास होना चाहिए, तभी वो सोसाइटी अपने आप को आगे बढ़ाएगी और अपनी सोसाइटी को वह जीवंत रख सकती है। यदि सोसाइटी में इस प्रकार के कोऑपरेशंस नहीं होंगे, कोऑपरेटिव उनके बीच अगर नेचर नहीं होगा, तो सोसाइटी बहुत ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकती है। और इन एम्स में फेयरचाइल्ड ने क्या कहा, कौन कौन से मुख्य एम है, तो उसमें कुछ एम को उन्होंने रखा, लक्ष्यों को, स्पेशली सिक्योरिटी और मेंटेनेंस, जिसमें एक है सुरक्षा की, वो सारे मिल करके एक दूसरे को सुरक्षित करेंगे, उनका भरण पोषण करेंगे और उनको स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे, स्थायित्व प्रदान करेंगे। जैसे आप बहुत से खानाबदोश लोगों को देखते होंगे कि रोड के किनारे, सड़क के किनारे तिरपाल लगा करके आज यहाँ कल वहां, फिर कहीं कुछ दिनों बाद कुछ और कहीं और जगह ऐसे जाते फिरते रहते हैं, तो वहां पर स्टेबिलिटी नहीं है। वह एक कबीला के तरीके है, 2-4 परिवार के लोग, 2-4 8-10 लोगों इकट्ठा करके अपना टेंट लगाए, फिर आगे चलते बने। तो यहाँ पर फेयरचाइल्ड का 3 मुख्य सामाजिक लक्ष्यों की बात कही है। एक बात कही है सिक्योरिटी की, सुरक्षा की, वो सारे आपस में इसलिए सहयोग करेंगे ताकि प्रत्येक सामाजिक सदस्यों को सुरक्षा प्रदान हो सके, सब एक दूसरे की रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके। और दूसरा, वह सामाजिक प्राणी जितने हैं, उस समाज के जितने मेंबर्स हैं, वो भरण पोषण की भी स्थिति प्रदान करेंगे, चाहे वो खेती कर रहे हो, चाहे मजदूरी कर रहे हो, चाहे कोई और कार्य कर रहे हो, दुकानदारी कर रहे हो, वो जो कुछ भी कार्य करेंगे वो अपने समाज के सदस्यों की सुरक्षा के लिए, उनके भरण पोषण के लिए और उनमें स्थायित्व प्रदान करने के लिए वो आपस में सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हैं। ऐसे लोगों के समूह को फेयरचाइल्ड ने सोसाइटी का रूप माना है। तो यहां पर भी इसको आप कॉन्क्रीट डेफिनेशन के रूप में देख सकते हैं। एक अलग डेफिनेशन है जॉनसन की। जॉनसन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में बताया है कि सोसाइटी इज ए ग्रुप विथ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। 4 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी इन्होंने। जॉनसन ने अपनी सोशियोलॉजी पुस्तक में सोसाइटी किसको मानते हैं, तो वो सोसाइटी उसको मानते हैं जिस सोसाइटी की अपनी एक डेफिनेट टेरिटरी हो, उनके बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, उनका कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर हो और इंडिपेंडेंस हो। यदि ये 4 महत्वपूर्ण चीजें, ये 4 महत्वपूर्ण जो कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं यदि आपको कुछ लोगों में मिलती हैं, तो उसको जॉनसन कहते हैं कि वही सोसाइटी है। वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला है डेफिनेट टेरिटरी, एक निश्चित भूभाग कह लीजिए आप, और उस भूभाग में रहने वाले लोगों के बीच सहवास हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ताकि वह सोसाइटी के अन्य मेंबर्स को रिप्रोड्यूस कर सके। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सोसाइटी खत्म। यदि आप जो विभिन्न प्रकार की सोसाइटी की बात की है, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज या अन्य जो भी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इन सोसाइटी के यदि मेंबर्स नहीं होंगे, यदि इसमें किसी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली वो सोसाइटी डेड कर जाएगी, उस सोसाइटी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए। और तीसरी बात कही इनका कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर। जब ये लोग इकट्ठे रहेंगे तो इनके इकट्ठे रहने की वजह से एक अलग प्रतिमान व्यवस्थित होगा, एक अलग, उनको देख के आप उनके कल्चर, उनके खान पान को, उनके रहन सहन को, उसकी वेशभूषा को, इन सारी चीजों को देख करके आप बता सकते हैं कि अमुक व्यक्ति इस कल्चर को फॉलो करने वाला। तो उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर हो और उसमें स्वायत्तता भी हो, इंडिपेंडेंस हो। ऐसा नहीं कि किसी के अधीन रह करके वो कार्य कर रहे हैं, फिर तो वो जानवर के तरीके होंगे, फिर उनकी कोई सोसाइटी नहीं होगी। उसमें स्वाधीनता भी हो, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, उनके काम करने की, उनको कहीं भी आने जाने की, इस प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इस अर्थों में जॉनसन ने सोसाइटी को परिभाषित किया है। एक दूसरी डिफिनीशन है गिडिंस की। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में बताया कि सोसाइटी इटसेल्फ इज अ यूनियन, संघ है। जो समाज है, समाज स्वयं में एक संघ है, एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सम ऑफ फॉर्मल रिलेशनशिप्स। यह एक संघ है और
उन औपचारिक संबंधों का संगठन है जिसमें लोग सहयोगात्मक रूप से रहते हैं एंड रिलेटेड एंड एसोसिएटेड विथ ईच अदर। यह संघ की बात की इन्होंने कि यूनियन है, या कुछ लोग, संघ क्या है कि अलग अलग सोसाइटी ऐसे भी होती है कि अलग अलग जगहों से लोग मिलकर के, अलग अलग जगहों से लोग आए और आपस में यूनाइट हो गए, वो आपस में एक साथ रहने लगे, तो वो एक यूनियन है, स्वयं में एक संघ है। और उस संघ की वजह से जितने भी प्रकार के औपचारिक संबंध हो सकते हैं, उन सारे औपचारिक संबंधों का संगठन है जिसमें लोग आपस में सहयोगात्मक भावना के साथ एक दूसरे के साथ संबंधों में रहते हुए जीते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। इन अर्थों में गिडिंस ने सोसाइटी को परिभाषित किया है। तो यूनियन की बात करी जाए, ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए, जब लोगों के रिलेशनशिप्स की बात करी जाएगी, यहाँ पर आपको संबंध लोगों के नहीं दिखाई, यहाँ पर जो सोसाइटी को उन्होंने, यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल की बात कही गई है, ये कंक्रीट परिभाषा के रूप में है। लेकिन गिडिंस ने जो बात करी वो रिलेशनशिप्स की बात करी है, यूनियन की जो बात करी है। तो यहाँ पर यूनियन जो होगा व्यक्तियों का समूह होगा और उनके विभिन्न प्रकार के औपचारिक संबंधों का सम होगा, योग होगा, जिसकी वजह से व्यक्ति आपस में सहयोगात्मक रूप से रहते हुए एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड और रिलेटेड वे में काम को आगे बढ़ाए हैं। ऐसा इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में बताया। अगली फेमस डेफिनेशन है र्यूटर की। र्यूटर ने अपनी पुस्तक हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में कहा है कि एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म, सोसाइटी क्या है, सोसाइटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म दैट कनेक्ट्स द complex of interrelations that exist between and among the members of the group। अब यहां पर जो डेफिनेशन देखिए, पिछले वाले में जब यूनियन की बात किए तो कंक्रीट है, जब रिलेशनशिप्स की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट है। यहां पर फुल्ली रूटर की जो परिभाषा है वो फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, अमूर्त रूप में है, क्योंकि वह उन समूह के सदस्यों के बीच जो विभिन्न प्रकार के इंटर रिलेशंस हैं, अंतरवैयक्तिक संबंध हैं, अब वो कुछ भी हो सकते हैं, परिवार में पिता पुत्र, माता पुत्र, पुत्री, भाई बहन, या जितने भी पति पत्नी के रिलेशनशिप्स को ले लीजिए, या विभिन्न परिवारों से मिलकर बनने वाले किसी ऐसी सोसाइटी को ले लीजिए जिसमें विभिन्न प्रकार के संबंध हो, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, दुकानदार है, ग्राहक है ना, इन सारे रिलेशनशिप्स को वो कहते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट टर्म के रूप में उन्होंने देखा है। और इंटर रिलेशंस द एग्जिस्ट बिटवीन एंड अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, दो व्यक्तियों के बीच और उस सोसाइटी के विभिन्न व्यक्तियों के बीच जो संबंध हैं, जो अंतरवैयक्तिक रिलेशंस हैं, उन्हीं को इन्होंने समाज कहा है। अर्थात यहाँ पर समाज अमूर्त रूप में है, दिखाई नहीं देगा, रिलेशनशिप आपको नहीं दिखाई देगा। उन अर्थों में र्यूटर ने इसको परिभाषित किया है। और सबसे फेमस परिभाषा जो आप आए दिन हर जगह हर पुस्तकों में आपको मिलती है वह है आर.एम. मैकीवर और चार्ल्स एच. पेज की। शॉर्ट में आपको किताबों में मैकाइवर और पेज मिलेगा, मैकाइवर एंड पेज, पूरा नाम है आर.एम. मैकीवर और चार्ल्स एच. पेज। इन्होंने अपनी सोसाइटी पुस्तक में कहा है कि सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ यूजेज एंड प्रोसीजर्स ऑफ अथॉरिटी। यह क्या है? यह एक सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम। सोसाइटी को वह एक व्यवस्था के रूप में मानते हैं, एक सिस्टम के रूप में मानते हैं, जिसमें उनके व्यक्तियों की अपनी परंपराएं, उनके अपने प्रोसीजर्स, प्रक्रियाएं जो हैं, उनकी अथॉरिटी की, एंड म्यूचुअल एड ऑफ मेनी ग्रुपिंग्स एंड डिविजन्स ऑफ कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑफ लिबर्टी। जो मानव के व्यवहार है, मानव की जो स्वतंत्रता है, उसको नियंत्रित करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के डिविजन्स किए गए हैं, जो विभिन्न प्रकार के उपभाग किए गए हैं, उनका समूह, विभिन्न प्रकार के जो समूह हैं, उनका म्यूचुअल एड, उनका आपस में सहयोग, जिसकी वजह से उनके अपनी परंपराएं, उनके अपने प्रोसीजर्स दिखाई देते हैं, जो व्यवस्था बनाती हैं इन सब चीजों से मिलकर के, उसको वह समाज मानते हैं। तो यहाँ पर मैकाइवर और पेज की भी जो परिभाषा है वह भी अमूर्त रूप में है, क्योंकि यहाँ पर मानव के व्यवहार को, उनकी स्वतंत्रता को, या उन ग्रुपिंग्स के बीच जो विभिन्न प्रकार के जो डिविजन्स हैं, उन चीजों को आप अमूर्त रूप में ही समझ सकते हैं।
और फिर आगे कहते हैं कि दिस एवर चेंजिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम वी कॉल सोसाइटी, और वो इसको डायनेमिक भी कह रहे हैं। दिस एवर चेंजिंग, या लगातार परिवर्तित होने वाला ये स्थिति है। समाज कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता, समाज हमेशा परिवर्तनशील होगा और लगातार परिवर्तित होता रहेगा। तो ये जो एवर चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक है, यह जो लगातार परिवर्तित होने वाली जो व्यवस्था है, वह जो जटिल सिस्टम बना रहा है, जो जटिल तंत्र बना रहा है, इसी जटिल तंत्र को वो कह रहे हैं कि वह सोसाइटी है। इन्हीं अर्थों में कहा कि इट इज द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। आप पढ़ते होंगे कि समाज संबंधों का जाल है, वह इनकी इसी सोसाइटी पुस्तक से लिया गया। इट इज द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। जितने प्रकार के सामाजिक संबंध हैं, वो सामाजिक संबंध विभिन्न प्रकार के और अनगिनत हैं, असंख्य हैं। उन सारे सामाजिक संबंधों के जाल को मैकीबर और पेज समाज कहते हैं। ये जो नेटवर्क है, ये जो जाल बना हुआ है समाज में एक दूसरे व्यक्ति के संबंधों का, इसी को वह समाज कह रहे हैं। और यह पूर्ण अर्थों में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी को परिभाषित करती है। एंड इट इज ऑलवेज चेंजिंग। और ये जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, ये जो सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं, ये जो सामाजिक संबंध हैं, ये सामाजिक संबंध भी लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। आज की डेट में आप किसी के पुत्र हैं, किसी की पुत्री हैं, हो सकता है कल आपकी शादी होगी तो कल आप किसी की पत्नी होंगी, किसी के माँ होंगे, किसी के पिता होंगे, किसी के पति होंगे। तो ये जो एवर चेंजिंग सोसाइटी है, ये तो एक परिवार के रिलेशनशिप हो गए। सोसाइटी में जब आप किसी पद पे आते हैं, मान लीजिए आप अगर भविष्य में कभी शिक्षक बन गए, तो शिक्षक की जब स्थिति में आप आएंगे तो आप एक शिक्षक भी होंगे किसी कक्षा के लिए, किसी और पेपर के लिए, किसी दूसरी कक्षा के लिए, किसी दूसरे पेपर के लिए। किसी समिति, जब कमेटी में आप होंगे तो कमेटी में, जब आप एडमिशन कमेटी में बैठेंगे तो एडमिशन कमेटी में आपकी अलग प्रकार की भूमिकाएं होंगी। तो इस अर्थ में आप कह सकते हैं कि जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, जो सामाजिक संबंध हैं, ये सामाजिक संबंध लगातार परिवर्तित होने वाले हैं, इसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। इन अर्थों पे आप सोसाइटी के कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट्स को इसमें से निकाल सकते हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप सोसाइटी बना सकते हैं। वो तत्व कौन कौन से हैं? तो 3 महत्वपूर्ण तत्वों को, हालांकि इसके अलावा भी आगे भी बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण तत्वों को मेरी समझ से जरूरी माना जा सकता है, जिसके बिना किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो पहला तत्व है वो है प्लूरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, अर्थात व्यक्तियों की बहुलता। पहली बात तो यही है कि जो व्यक्ति, यहाँ पर प्लूरैलिटी होनी चाहिए, बहुलता होनी चाहिए, कई व्यक्ति होने चाहिए। यदि कई व्यक्ति नहीं होंगे तो समाज नहीं बनेगा। तो पहला एलिमेंट है प्लूरैलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों की बहुलता। दूसरी बात, इनके बीच सामाजिक संबंध हो। ये जो प्लूरैलिटी, जो कई लोग हैं, ऐसा नहीं कि कई लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। जैसे हम आपसे बात कर रहे थे भीड़ की, भीड़ और समाज में यही अंतर है। भीड़ में क्या होता है, प्लूरैलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स तो है, लेकिन लोगों में किसी प्रकार के रिलेशनशिप्स नहीं है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बस स्टैंड पे जाते हैं, तो वहां पर निश्चित रूप से कई लोग हैं, लेकिन कई लोगों के होने की वजह से ही समाज का निर्माण नहीं हो रहा है। उस समाज के निर्माण के लिए जरूरी है कि उनके बीच सामाजिक संबंध हो, और सामाजिक संबंध अनगिनत हैं। विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध हैं, तो उनके बीच सामाजिक संबंध भी होने चाहिए, अर्थात एक दूसरे के बीच किसी प्रकार के संबंध स्थापित होने चाहिए, तभी आप उसको समाज की श्रेणी में ला सकते हैं। और तीसरी बात, केवल सामाजिक संबंध होना ही जरूरी नहीं है। इन सामाजिक संबंध के अलावा उनके बीच सामाजिक अंतःक्रिया भी होनी चाहिए। अगर सामाजिक अंतःक्रिया नहीं, केवल संबंध हैं, जैसे हम बार बार कई जगह एग्जाम्पल देते हैं कि यदि केवल सामाजिक संबंध, मान लीजिए हम एक पारिवारिक संबंध की बात करें, जो समाज की एक फंडामेंटल एलिमेंट के रूप में आप देखते हैं, एक मूलभूत इकाई के रूप में देखते हैं परिवार में। मान लीजिए एक परिवार में 4 सदस्य हैं, एक हस्बैंड है, वाइफ है, और उनके 2 इशू हैं, एक लड़का एक लड़की है। 4 लोगों का एक परिवार है,
और उस चारों लोगों के बीच परिवार में रिलेशनशिप्स तो है, लेकिन वो ऐसा परिवार है कि उनके बीच किसी प्रकार के इंटरेक्शन नहीं है। सुबह पिताजी को जाना हो, सुबह 8 बजे उठे, उनको दूर दूर जाना है, सुबह 8 बजे तैयार होकर निकल करके चले गए अपनी ड्यूटी पे, बीच में किसी प्रकार का फैमिली से कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं। फिर रात को देर रात तक आए, 10 बजे तक, तब तक बच्चे सो गए। यहाँ पर बच्चे भी हैं, वो किसी को फला स्कूल जाना है, किसी को दूसरे स्कूल जाना है, मम्मी को घर में अकेले रहना है, और उस प्रकार के उस परिवार में किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं है, एक दूसरे के बीच किसी प्रकार की अंतः क्रिया नहीं है, कोई बातचीत नहीं, कोई बोलचाल नहीं, किसी प्रकार की अगर इंटरेक्शन नहीं है, चाहे शाब्दिक चाहे अशाब्दिक, तो उस स्थिति में सोसाइटी नहीं बन सकती। ऐसे ही कोई कॉलोनी है, कॉलोनी में रिलेशनशिप, पड़ोसी का रिलेशनशिप तो है, लेकिन कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं बन सकती। तो कहने का मतलब यह है कि ये 3 एक ऐसे फंडामेंटल एलिमेंट्स के रूप में आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिस पे हम ये आगे चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन ये 3 ऐसे फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जिन एलिमेंट्स के बिना किसी भी समाज की कल्पना करना संभव नहीं है। अर्थात दीज आर द 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, दैट इज प्लुरलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, सोशल रिलेशनशिप्स एंड सोशल इंटरैक्शंस। इसके अलावा और कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसके लिए जॉनसन ने जो कॉन्क्रीट एंटिटी के बारे में बात करी थी, इनको भी आप एलिमेंट की तरीके समझ सकते हैं, जिसपे हमने पिछली बार बात किया, जो जॉनसन की बात करनी थी। उन्होंने कहा कि डेफिनेट टेरिटरी। एक बात उन्होंने कह दिया कि जो कॉन्क्रीट एंटिटी के रूप में जब आप समाज को मानते हैं तो उसका एक निश्चित भूभाग हो, एक निश्चित टेरिटरी हो, जिस टेरिटरी में वो लोग रहते हैं। जैसे आप कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी इज रेस्ट्रिक्टेड टू इंडियन टेरिटरी। भारत नक्शा देखते हैं, इसी नक्शे तक ही भारत की टेरिटरी सीमित है, अर्थात भारतीय समाज केवल भारत के नक्शे तक सीमित है। उसी तरह से अमेरिकन सोसाइटी अमेरिका के नक्शे तक सीमित है। तो पहली एंटिटी हो गई कि एक निश्चित डेफिनेट टेरिटरी हो, किसी सोसाइटी अगर सोसाइटी बनेगी तो निश्चित टेरिटरी हो। दूसरी बात, जॉनसन का ऐसा मानना है कि उनके बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। यदि अपनी सोसाइटी को आपको लॉन्ग टर्म तक ले जाना है, आपकी सोसाइटी को बहुत दिनों तक अगर अस्तित्व में रखना है, तो उन सोसाइटी के मेंबर्स के बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने चाहिए। अब यहाँ पर जॉनसन ने जो टेरिटरी की बात करी, केवल भूभाग से मतलब क्या है, टेरिटरी का मतलब यहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं, लोगों को इन्होंने कहीं बात रेखांकित नहीं किया है, लेकिन उन लोगों के ही रेफरेंस में वो बात करते हैं, क्योंकि किसी भी समाज की कल्पना व्यक्तियों के अलावा नहीं की जा सकती, तो व्यक्ति तो उसके अंदर हैं ही। दूसरी बात, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, उनके अंदर लैंगिक प्रजनन की क्षमता होनी चाहिए, तभी वो सोसाइटी को ज्यादा देर तक बनाए रख सकते हैं। तीसरे आप एलिमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप जॉनसन ने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर हो, अर्थात उनके खाने का तरीका, उनके पहनने का तरीका, उनके बोलचाल की तरीका, उनके अभिवादन का तरीका, ये सारे कुछ उनके अपने कल्चर की, अपनी संस्कृति का बोध कराते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर भी होना चाहिए, एक देखने से लग जाए कि हाँ ये फला व्यक्ति अमुक कल्चर का है। जैसे आप लोग चाइनीज फूड खाते हैं, चाउमीन और वो क्या क्या, इसी तरह से इंडियन फूड में आप साउथ इंडियन फूड अलग खाते हैं, नॉर्थ इंडियन फूड अलग खाते हैं, है ना, पूर्वांचल के फूड अलग खाते हैं। तो ये आपके अलग अलग कल्चर को डिनोट करता है। तो उनका इस सोसाइटी में रहने की वजह से उनका कल्चर दिखाई देना चाहिए। और नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर आश्रित न हो, उनका इंडिपेंडेंस होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, आपस में ही वो इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट हो, किसी दूसरे काम के लिए वो अन्य किसी सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, तब उसको आप कह सकते हैं कि ये कॉन्क्रीट आइडेंटिटी के रूप में जॉनसन के जो इसको एलिमेंट के रूप में आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैकाइबर पेज ने अन्य कई प्रकार के एलिमेंट्स बताए हैं। जैसे एक उन्होंने कहा है यूजेज एंड ट्रेडिशंस। यहाँ पर जो आपकी अपनी परंपराएं हैं, जो यूजेज हैं, उसके अंतर्गत आपके खाना, आपका पहनावा, आपकी जाति, आपका धर्म और आपके विवाह की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है, वो सारे जितने भी आप सोसाइटी देखेंगे, हर सोसाइटी में खाने की, पहनने की, उनकी जाति की, उनके धर्म की, या उनके अपनी जो
व्यवहार की जो व्यवस्था है वो अलग अलग प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। तो ये यूजेज और ट्रेडिशन हर सोसाइटी की अलग प्रकार की होगी। दूसरी बात है उनका प्रोसीजर, उनकी प्रक्रियाएं, वो भी आपको अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। अर्थात इंस्टीट्यूशंस एंड एक्टिविटी, उनकी अलग अलग प्रकार के संस्थाएं होंगी। अभी हम संस्था पे आपसे बात करेंगे कि संस्था क्या है। एक अभी समझ लीजिए कि विवाह एक संस्था है जबकि परिवार एक समिति है। ये बहुत फेमस कोट है समाजशास्त्र का कि जो परिवार है वह एक समिति है और जो विवाह है वह एक संस्था है। विवाह को एक संस्था के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर प्रोसीजर, मैरिज सिस्टम अलग प्रकार का होगा तो उसके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस भी होंगे। विवाह एक अलग इंस्टीट्यूशन था। हिंदू धर्म में अलग प्रकार के विवाह की व्यवस्था है, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी है, तमाम मट्टी कुड़वा और मोर और क्या क्या चीजें सब होती हैं, है ना। ये सारी चीजें एक्टिविटीज आप देखते हैं अपनी अपने हिंदू सोसाइटी में। उसी तरह से मुस्लिम सोसाइटी में जब निकाह की स्थिति आती है तो वहां पर अलग प्रकार की एक्टिविटीज, अलग प्रकार की गतिविधियां आपको दिखाई देती हैं। तो प्रोसीजर भी हर सोसाइटी की अपनी अलग अलग प्रकार की होगी। हर सोसाइटी की अपनी कोई न कोई अथॉरिटी होगी। कोई सा भी समाज होगा, उस समाज की अपनी कोई न कोई हेड होगा उसका। जैसे हम अगर विश्वविद्यालय को एक समाज मानते हैं तो इस विश्वविद्यालय नामक समाज का एक अपना हेड है ना। इसको आप वाइस चांसलर के रूप में देख सकते हैं। यदि आप अपने विभाग को एक समाज के रूप में मानते हैं तो वहां का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। उसी तरह से परिवार को यदि आप मानते हैं, समाज के रूप में देखते हैं, तो वहां पर हेड उसकी हेड का फैमिली का हेड होगा। कोई मातृसत्तात्मक समाज में कोई महिला उस परिवार की हेड होती है और पितृसत्तात्मक समाज में कोई पुरुष उस समाज का मुखिया होता है। उसी तरह से समाज, जो गांव है, गांव का मुखिया होगा, किसी शहर का मुखिया होगा, विद्यालय का, किसी टेम्पल या चर्च का जो मुखिया होगा, तो वहां पर एक अथॉरिटी निश्चित रूप से होगी। अगर कोई समाज होगा तो निश्चित कोई ना कोई अथॉरिटी होगी, कोई ना कोई प्राधिकारी होगा। सिमिलरली म्यूचुअल एड होगा उनके बीच, आपसी सहयोग होगा, कॉपरेशन होगा। कॉपरेशन से कोई काम करेंगे तो एक खास एलिमेंट ये भी है। नेक्स्ट है ग्रुपिंग्स एंड डिवीजन। जब कोई सोसाइटी बनेगी तो उस सोसाइटी में अपने अलग अलग समूह भी होंगे, है ना, उनकी ग्रुपिंग्स होंगी और उसमें डिवीजन्स होंगे, क्योंकि अलग अलग ग्रुपिंग्स, अलग अलग समूह अलग अलग कार्य को परफॉर्म करेगा। जैसे आप अगर हिंदू सोसाइटी में देखिए तो 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र की जो व्यवस्था कहते हैं, ये प्राचीन काल से कास्ट सिस्टम में चलता चला रहा। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर था उस समय में, है ना। उसी तरह से फैमिली में डिवीजन ऑफ लेबर, पैसा कौन कमाएगा तो पापा कमाएंगे, घर में खाना कौन बनाएगा तो मम्मी बनाएंगी या दीदी बनाएंगी या सबसे बड़ी बहन होगी वो बनाएंगी। इस तरह से कम्युनिटी के भी अपनी कुछ ग्रुपिंग डिवीजन होंगे, हर कास्ट में भी अपना कुछ ग्रुपिंग डिवीजन होगा, विलेज में भी अपना ग्रुपिंग डिवीजन होगा। तो इस तरह से अलग अलग सोसाइटी में ग्रुपिंग्स होंगे, समूह बने होंगे और उसके अपने अपने विभाजन भी होंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड ह्यूमन बिहेवियर, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सोसाइटी को आगे आपको चलाना है, यदि सोसाइटी को आपको आगे बढ़ाना है, तो वहां पर उस सोसाइटी के मेंबर्स की, उस सोसाइटी के जितने भी सदस्य हैं, उन सदस्यों के व्यवहार को आपको नियंत्रित करना पड़ेगा। यदि आप उसके व्यवहार को नियंत्रित नहीं करेंगे तो वह अनैच्छिक व्यवहार करेगा और सोसाइटी आपकी कोलैप्स हो सकती है। इसके लिए समाज में कुछ औपचारिक और कुछ अनौपचारिक प्रकार के कंट्रोल, नियंत्रण बने हुए हैं। औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत जो आप लॉ की बात करते हैं, न्यायालय है, जो पुलिस व्यवस्था है, ये सारे फॉर्मल कंट्रोल की बात करते हैं। आप कहीं चोरी करेंगे, किसी की हत्या करेंगे तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी और आपको दंड देने का काम न्यायालय करेगा। तो ये फॉर्मल सिस्टम में है। लेकिन कुछ इनफॉर्मल कंट्रोल भी है। घर में आपको ऐसी नैतिक शिक्षा दी जाती है कि किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, जीवों पे दया करनी चाहिए। तो इससे भी आपकी सोसाइटी कंट्रोल होती है। तो यहाँ पर इनफॉर्मल वे में आपका कंट्रोल यहाँ पर सुनिश्चित होता है। तो कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर भी बहुत जरूरी है। और लास्ट है लिबर्टी, जिसको आप स्वतंत्रता कहते हैं, कि उसके प्रत्येक व्यक्ति के बीच जितने भी डिवीजन है, जितने भी ग्रुपिंग्स हैं, जितने भी मेंबर हैं, हर व्यक्ति को अपना काम करने की, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की छूट या स्वतंत्रता होनी चाहिए। तभी वह सोसाइटी अपने आप को एग्जिस्ट कर पाएगी, या उसको आप सोसाइटी कह सकते हैं। बंधन बहुत कम होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। मतलब समाज विरोधी कार्य पे तो रेस्ट्रिक्शन हो, जिसके लिए कंट्रोल है, लेकिन समाज के सहयोगी कार्य जितने आप कर रहे हैं उसमें आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए।
तब आप उसको सोसाइटी के रूप में देखते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ सोसाइटी की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है सोसाइटी की, जिसमें एक है म्यूचुअल अवेयरनेस, हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जागरूक हो, हर व्यक्ति अपने काम के प्रति जागरूक हो और दूसरे व्यक्ति के भी जागरूक हो कि हमको कौन सा काम करना है, तो उसमें म्यूचुअल अवेयरनेस होना चाहिए। सोसाइटी के अंदर की म्यूचुअल अवेयरनेस के बाद लाइकनेस होनी चाहिए, एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों की पसंद एक जैसे दिखते हैं वो, है ना। जैसे हमने कहा कि विद्यालय का कोई एक ड्रेस, एक गणवेश होता है, एक ही प्रकार का शर्ट, एक ही प्रकार का पैंट, एक ही प्रकार का स्कार्फ, एक ही प्रकार की टॉप सारे लड़के और सारे उसके मेंबर्स पहनते हैं, तो ये आपके लाइकनेस होती है, उनकी पसंद एक प्रकार की होती है। उसमें डिफरेंसेस भी होते हैं, है ना, उसमें विभिन्न प्रकार की रुचियां होंगी, तो देखिए दोनों एक दूसरे के कंट्रोवर्शियल आपको दिख रहे होंगे, लेकिन सोसाइटी अगर होता है तो उसमें अपने में कुछ उसकी लाइकनेस भी होंगी, लेकिन उसके अंतर्गत डिफरेंसेस भी होनी जरूरी है, डिफरेंसेस भी होंगी। उसी तरह से उनके बीच कॉपरेशन होगा और कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, एक दूसरे के वो सहयोग भी करेंगे और एक दूसरे की टांग भी खींचेंगे, कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, संघर्ष भी होगा। उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, जो सोसाइटी है वह एक अमूर्त धारणा है, अमूर्त अवधारणा के रूप में आप देखते हैं। और इंडिपेंडेंस होगा, सोसाइटी की बहुत खास कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वह इंडिपेंडेंस होगा, उसमें स्वतंत्रता होगी। और लास्ट पे आप कह सकते हैं कंटिन्यूअसली चेंजिंग, वह लगातार परिवर्तन करने वाला होगा। समाज कभी भी स्टैटिक नहीं होगा, समाज हमेशा परिवर्तनशील होगा। दीज आर द सम मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। अब जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो सोसाइटी एजुकेशन से कैसे रिलेटेड है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस। जब आप शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में आप देखते हैं, एंड थ्रू दिस प्रोसेस मेनी सोशल क्वालिटीज एंड इनकल्केटेड अमंग द चिल्ड्रन। और इसी सामाजिक प्रक्रिया की वजह से जब व्यक्ति समाज, हम कहते हैं ना कि विद्यालय एक मिनिएचर ऑफ सोसाइटी है, जो विद्यालय है वो एक छोटा सा समाज है, तो उस छोटे से समाज में आपके विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों की वजह से आप सामाजिक गुणों का विकास उनके अंतर्गत करते हैं। जितने भी आपके औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा के जो माध्यम हैं, इनके माध्यम से आप तमाम तरह की सामाजिक गतिविधियों को करते हैं, जिससे व्यक्ति के अंतर्गत या व्यक्ति के अंदर सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, और अल्टीमेटली सामाजिक मूल्यों के विकास की ही वजह से समाज का विकास होता है। और ये जो फॉर्मल एजुकेशन प्लेसेस हैं, जैसे जिसको आप औपचारिक कहते हैं, जिसमें स्कूल, जिसमें विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, या जो अनौपचारिक शिक्षण के संस्थान है, जैसे आपके परिवार, आपका प्लेग्राउंड, जो खेल के मैदान है, जो आपका मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, ये सारे इनफॉर्मल एजुकेशन के सिस्टम है। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, जहां पर आप डिस्टेंस एजुकेशन को रखते हैं या पत्र पत्रिकाओं को रखते हैं, ये सब मिलकर के आपको एक मिनिएचर ऑफ सोसाइटी का निर्माण करते हैं, समाज का लघु रूप प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं, जितने भी शैक्षिक संगठन हैं, उनके अंदर सामाजिक भावना का विकास जरूरी है। और इस सामाजिक भावना के विकास की वजह से उनके अंदर जो वैल्यूज होंगी, वो जो अपने आप को सोसाइटी के हिसाब से ढालेंगे, वो अल्टीमेटली मानव सभ्यता के विकास के लिए जरूरी होगा और मानव समाज के विकास के लिए जरूरी होगा। जब उनके अंतर्गत ये सामाजिक भावना का विकास होगा तो दूसरे व्यक्ति को रेस्पेक्ट करना, दूसरे व्यक्ति को सहयोग करना, ये सारी चीजें वो सामाजिक दायरे में शिक्षा के माध्यम से ही सीखते हैं, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हो, या नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हो। इसके आधार पे ही एजुकेशन सोसाइटी में अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा समाज के अपने कुछ जो एजुकेशन के फंक्शंस हैं, सोशल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन हैज मेनी फंक्शंस इन इट्स सोशल पर्सपेक्टिव। समाज जो शिक्षा होता है वो सोशल पर्सपेक्टिव बहुत सारे फंक्शंस करता है। जैसे मुनरो ने ब्रीफ कोर्स इन हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनकी पुस्तक है, इसमें 4 महत्वपूर्ण फंक्शंस के बारे में बात किया है। वो कौन कौन से हैं? एक है डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज, एजुकेशन एज ए मीन ऑफ सोशल कंट्रोल, सिक्योरिटी एंड ट्रांसमिशन ऑफ सोशल हेरिटेज, और सोशल प्रोसेस। तो मुनरो की जो ये 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसमें उन्होंने कहा कि डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज, एक तो है कि सोशल फंक्शन क्या करता है कि डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज, ज्ञान केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। मान लीजिए आपने कोई रिसर्च किया, कोई चीज आपने ढूंढा, तो वह केवल आप तक सीमित न हो, आपके उस ज्ञान का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, तो यहां पर ज्ञान का विस्तार होगा।
एक तो एजुकेशन यही काम करता है, रिसर्च के माध्यम से अन्य व्यक्तियों को जागरूक करके वह ज्ञान को प्रसारित करता है। दूसरा फंक्शन करता है एजुकेशन एज ए मीन ऑफ सोशल कंट्रोल। शिक्षा के माध्यम से आप सामाजिक नियंत्रण स्थापित करते हैं। जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो अपने मूल्यों को, अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को जानेगा, और जब वह अपने सामाजिक मूल्यों, सामाजिक कर्तव्यों को जानता है तो अल्टीमेटली आपका सामाजिक नियंत्रण स्वतः ही हो जाता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड ट्रांसमिशन ऑफ सोशल हेरिटेज। शिक्षा के ही माध्यम से आप अपने सामाजिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित करते हैं। यदि शिक्षा न हो तो आप अपने, यदि आपको अपने माता पिता न बताएं कि हमारे परिवार में इस प्रकार की चीजें होती थी, या आपका विद्यालय, आपका डिपार्टमेंट, आपका विश्वविद्यालय आपको अपनी हेरिटेज के बारे में न बताए, तो आप उस विश्वविद्यालय के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान सकेंगे। जैसे भी कल आपके विश्वविद्यालय का कौस्तुभ जयंती वर्ष था, 75 साल हो गए आपके विश्वविद्यालय को बने। यदि पता नहीं आप लोग थे कि नहीं प्रोग्राम में, आप औपचारिक रूप से वर्चुअल वे में नहीं जुड़ सके, तो आपको अपने इस विश्वविद्यालय के गौरव के बारे में नहीं पता चलेगा। तो एजुकेशन एक ये काम भी अदा करता है। और लास्ट आप कह सकते हैं सोशल प्रोग्रेस। इन सब चीजों की वजह से आपका समाज प्रगतिशील बनता है। तो शिक्षा इन सारे मीन्स में, इन सारे अर्थों में अपनी सोसाइटी को आगे प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। ये सोसाइटी के रेफरेंस में, सोशल पर्सपेक्टिव में मुनरो ने ऐसे 4 महत्वपूर्ण कार्य एजुकेशन के बताए हैं। सोशल फंक्शंस के अंतर्गत जॉर्ज पानी ने कुछ बताया है कि एसिमिलेशन ऑफ ट्रेडिशंस। जॉर्ज पानी ने बताया कि यह अपने जो ट्रेडिशंस हैं, इसकी जो अपनी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को आत्मसात करना सिखाता है शिक्षा। शिक्षा अपनी परंपराओं को आत्मसात करना सिखाता है। शिक्षा के माध्यम से आप नए सामाजिक प्रतिमानों को विकसित करते हैं। शिक्षा ही ऐसी वह टूल है जिसके माध्यम से आप नए सामाजिक प्रतिमानों को विकसित करते हैं। और शिक्षा के माध्यम से आप कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव पावर को विकसित करते हैं। समाज में संरचनात्मकवादी और सृजनात्मक शक्तियों का विकास आप शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। अर्थात इन शिक्षा की ही वजह से आप अपने समाज को अल्टीमेटली प्रोग्रेस पर कर सकते हैं। इसकी कुछ अपने एडवांटेजेस हैं। इट प्रमोट्स टीम वर्क। जब सोसाइटी होगी, कई लोग होंगे, तो वह टीम भावना को, दल भावना को विकसित करता है। इट टीचेज कोऑपरेशन। यहाँ पर कैसे सहयोगात्मक रूप में आप एक दूसरे के साथ कार्य कर सकते हैं, यह सिखाता है। सोसाइटी ही आपको एक दूसरे के साथ चीजों को साझा करना, एक दूसरे की केयर करना सिखाता है। सोसाइटी ही आपको सिनर्जी ले आती है। आपके बीच कोऑपरेशन कैसे स्थायित्व बनेगा, इस बात को लेकर के आता है। इट सेट्स नॉर्म ऑफ बिहेवियर फॉर पीसफुल लिविंग। आप कैसे शांतिपूर्ण ढंग से एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ रह सकते हैं, यह आपको सोसाइटी के ही माध्यम से पता चलता है। एंड इन इकोनॉमिक सोसाइटी इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ लिविंग। जितना ज्यादा आर्थिक रूप से विकसित समाज होगा, वह उतना ही आपके लिविंग स्टाइल के कॉस्ट को, कम पैसे को कम करेगा। और इट प्रोवाइड्स फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन। समाज में ही आपको शारीरिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। एंड इट प्रोवाइड्स बैलेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस। यह आपको आत्मनिर्भर बनाने में और एक दूसरे के ऊपर निर्भर बनाने में, दोनों के बीच एक संतुलन स्थापित करता है। आप पूरे रूप से आत्मनिर्भर भी नहीं हो सकते और आप पूर्ण रूप से किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते। तो इन दोनों के बीच संतुलन करना सोसाइटी ही आपको सिखाता है। इसके अपने कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि इट सेट्स नॉर्म्स एंड दस कर्व्स इंडिविजुअल फ्रीडम टू ग्रो। जब आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपके अपने व्यक्तिगत जो आप करना चाहते हैं, समाज में तो कलेक्टिव वे को लेकर के चलता है, जो समाज सारा कुछ करना चाहता है, जो समाज आपको जैसा मानने वाला होगा वैसे तो काम को छूट देगा। जैसे अभी आप एक सिस्टम लीजिए, इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिज आपकी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए वो आपको रोकेगा। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा है सोसाइटी यूजेज कोअर्सिव मेथड्स फॉर कंप्लेंस ऑफ सोशल नॉर्म्स। वह सामाजिक प्रतिमानों को, सामाजिक स्टैंडर्ड्स को स्थापित करने के लिए दबाव डालने
वो दबाव डाल करके उसको करने की कोशिश करता है, नियंत्रण, जबरदस्ती का भी नियंत्रण स्थापित करता है। और उसी तरह से कोअर्जन कैन बी फिजिकल एंड मेंटल, वह या तो शारीरिक रूप से आपके ऊपर दबाव होगा या मानसिक रूप से होगा, जो आपके जनरल हेल्थ या आपके जो सामान्य आपका स्वास्थ्य है उसको बिगाड़ सकता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसके अपने कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसको अपने सोसाइटी में देखा। ये इसके कुछ रेफरेंसेज हैं जिसके थ्रू आप जाकर के और ज्यादा स्टडीज पे कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू मे आस्क। किसी का कोई प्रश्न है या कोई बात यदि वो साझा करना चाहता है तो वह बात कर सकता है। हेलो। हाँ बताइए। हेलो। सर, आपने जैसे बोला कि एक चीज की इंटरेक्शन होना जरूरी है, तो अगर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है या फिर जैसे आपने एग्जांपल दिया कि अगर कोई शादी करना चाहता है तो नहीं, मतलब जबरदस्ती कर रहा है, तो फिर वो क्या सोसाइटी का पार्ट नहीं होगा? नहीं, सोसाइटी का पार्ट तो होगा। हमने आपको दो चीजें बताई कि एक सोसाइटी ऐसी है जो क्लोज सोसाइटी है और एक ऐसी सोसाइटी है जो ओपन सोसाइटी है। तो क्लोज सोसाइटी में आपके ऊपर नियंत्रण ज्यादा होगा समाज का। आप अपने स्वेच्छा से किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे। आप हर काम को अपनी स्वेच्छा से नहीं कर सकते। आप उन्हीं कार्यों को स्वेच्छा से कर सकते हैं जिसको आपका समाज अलाउ करता है करने के लिए। तो यदि आप सोसाइटी में हैं, अगर आप क्लोज सोसाइटी में होंगे तो आपकी सोसाइटी उन चीजों को, समाज विरोधी कार्य को या समाज के अंदर जो जिन चीजों को स्वीकार्यता प्रदान की गई उसके विरोध में यदि आप काम करेंगे तो वह आपको रोकेगा। लेकिन यदि आप समाज के अंतर्गत समाज के जो कार्य हैं जो उसको स्वीकार करता है वो कार्य यदि आप करेंगी तो उसमें आपको सहयोग प्रदान करेगा, वो आप कर सकते हैं। जैसे इंटरकास्ट मैरिज को विज्ञान भी मानता है कि इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिज जो है वह आपके डीएनए में परिवर्तन करके वो एक प्रोग्रेसिव वे है उसको करने का। अब धीरे धीरे आपको ऐसे बदलाव देखने को भी मिल रहे हैं। तमाम इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस में आप शादी आप देखने को मिलती है, आप करते हैं, लेकिन वहां पर आपको अपने समाज के विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपका सोसाइटी यदि कंजर्वेटिव होगा, यदि आपकी सोसाइटी क्लोज सोसाइटी होगी तो वो इस प्रकार के कृत्य को करने की इजाजत नहीं देगी, है ना। तो ये डिफरेंस, आप सोसाइटी के मेंबर तो जरूर होंगे लेकिन आप उस सोसाइटी के मेंबर हैं जो सोसाइटी बंद तरीके की है, ज्यादातर चेंजेस को नहीं स्वीकार करना चाहती, आप उस सोसाइटी के मेंबर होंगे। ठीक है सर, एक चीज और, जैसे हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है तो आपकी। वो सोसाइटी का पार्ट है क्या? हेलो सर, अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब है, जैसे कोई अगर पागल है तो फिर पार्ट होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। यदि कोई मेंटली रिटार्डेड है, बट उसमें तो कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, रिलेशन भी नहीं है कुछ। ऐसा कैसे कह सकती हैं। यदि कोई मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, समझ लीजिए कोई यदि दिव्यांग है, मेंटली रिटार्डेड है, अब मतलब अपनी सोसाइटी में हम लोगों को पागल कहना तो ठीक नहीं है, आप उनको मानसिक मंद कहिए। तो यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति है यस। तो वह भी आपके समाज का अंग है। कैसे अंग है, इंट्रैक्शन तो निश्चित रूप से होगा उसका। भाई उसकी जो माँ के लिए तो हर बच्चे एक जैसे होते हैं, माँ होंगे बाप होंगे, ये अलग बात है कि उसका केयर, वो अवेयरनेस नहीं है व्यक्ति की। आप लोग शायद, पता नहीं आपके सिलेबस में था कि नहीं, एक पेपर है क्रिएटिंग इंक्लूसिव सोसाइटी। जब आप इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं, जब आप एक समावेशी समाज की बात करते हैं, तो समावेशी समाज में जो व्यक्ति यहां पर जन्म लिया वह आपके समाज का पार्ट है, और उसका केयर करना, उसकी देखभाल करना, उसकी सुरक्षा करना, इवन उसका मेंटेनेंस, यह समाज का दायित्व है। तो वो चाहे कोई भी मेंटली रिटार्डेड हो, हियरिंग इम्पेयर्ड हो, विजुअली इम्पेयर्ड हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, किसी भी प्रकार के दिव्यांग व्यक्ति यदि है
तो वह आपके समाज का भाग है और उसका केयर करना, क्योंकि तभी आप समावेशी शिक्षा बना सकते हैं। आज देखिए, सबसे पहला जो अधिकार है व्यक्ति का, वह जन्म लेना उसका अधिकार है। आप किसी भी व्यक्ति को केवल इसलिए नहीं रहने देते अपने समाज में क्योंकि वो विकलांग है, फिर तो आपकी सोसाइटी तो बहुत ही, फिर वो समाज किस बात का, जो अपने सदस्यों की ही सुरक्षा न प्रदान कर सके, जो अपने ही कम्युनिटी के मेंबर्स को मार दे, वह सोसाइटी नहीं हो सकती। वह समाज तो फिर समाज की श्रेणी में कैसे उसको रखेंगे जो अपने ही सदस्यों की सुरक्षा न प्रदान कर सके, अपने ही सदस्यों को भरण पोषण न कर सके, अपने ही सदस्यों को स्थायित्व न प्रदान कर सके, उस समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। समाज तो बना ही है व्यक्तियों के लिए। समाज जो है, समाज व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, व्यक्तियों के भरण पोषण के लिए, व्यक्तियों या उस समाज के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया है। तो वो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से युक्त व्यक्ति हो, वह निश्चित रूप से आपके समाज का अंग है और समाज का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह प्रत्येक सदस्य की देखभाल, प्रत्येक सदस्य की रक्षा, प्रत्येक सदस्य की भरण पोषण की व्यवस्था वह समाज करे, अन्यथा वह समाज किसी भी स्थिति में समाज नहीं होगा। सर एक और क्वेश्चन था सर। हाँ बताइए। सर जो अंतर संबंध की बात हम करते हैं समाज में और एक अंतर क्रिया की बात करते हैं, तो सर ये वन वे और टू वे भी होती है कि जैसे मान लीजिए एक मेंटली रिटायर्ड पर्सन है, उसको हम केयर कर रहे हैं, समाज कर रहा है, डॉक्टर है उसकी वो केयर कर रहा है, उसके मम्मी पापा केयर कर रहे हैं, लेकिन बदले में जो रिस्पॉन्स मिलता है उनकी तरफ से वो तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका मेंटली वो उतने कैपेबल नहीं है कि वो रिस्पॉन्स कर पाए। तो ये तो सिर्फ वन वे हो जाएगा सर। तो क्या समाज में मतलब ये वन वे भी चलेगा अंतर क्रिया और अंतर संबंध, या उसका टू वे होना ज्यादा जरूरी है? देखिए, यहां पर आप कम्युनिकेशन को वन वे टू वे कह सकते हैं। आप जब संप्रेषण की बात करते हैं, किसी से बातचीत कर रहे हो, तो अमुक व्यक्ति को आपकी बात कितनी समझ आई, यहां पर तो वो आप टू वे कह सकते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन है, आपको कितना, आपको फीडबैक मिला कि हाँ आपने हमारी बातों को समझ लिया। लेकिन जब आप सामाजिक पृष्ठभूमि में बात करते हैं, तो उस व्यक्ति का केयर, वो भले आपसे कोई बातचीत ना कर सके, जैसे बहुत सारे आप ऐसे हियरिंग इम्पेयर्ड को, विजुअली इम्पेयर्ड को देखे होंगे, जो आपको देख नहीं रहे हैं, जो आपको सुन नहीं रहे हैं, भले आपसे कोई इंटरेक्शन ना करें, लेकिन सोसाइटी के पार्ट तो हैं। यदि आपकी समाज में उसने जन्म लिया है, तो यह समाज का उत्तरदायित्व बनता है कि उसका केयर करे। वह चाहे कम्युनिकेशन कर सकता हो, चाहे कम्युनिकेशन ना कर सकता हो, यह तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की एक अक्षमता। और एक बात जान लीजिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में अक्षम है। आप हर क्षेत्र में सक्षम नहीं है, कोई न कोई अक्षमता हर व्यक्ति के अंदर है। इसलिए अक्षमता की जहां तक बात करते हैं, अक्षमता हर व्यक्ति में है। आप हर तरह से सक्षम नहीं हैं, ना ही जिसको आप दिव्यांग कह रहे हैं वो हर तरह से अक्षम है। तो वह भले आपसे कम्युनिकेशन ना कर पा रहा हो, अपना दुख दर्द, अपनी खुशी, अपना भाव विचार आपसे शेयर न कर पा रहा हो, आपसे कम्युनिकेट न कर पा रहा हो, लेकिन इस बिना पर आप कहें कि वो सोसाइटी का मेंबर नहीं है, तो यह मेरे समझ से यह उचित नहीं है। वह भले कम्युनिकेशन न कर पा रहा हो, लेकिन आपके समाज में जन्म लिया है, तो आपके समाज में जन्म लेने की वजह से आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप उसकी केयर करें, उसका भरण पोषण करें, उसको स्टेबिलिटी प्रदान करें। कम्युनिकेशन एक दूसरी वे है, वो भले ना कह पा रहा हो, वो तो एक कम्युनिकेशन की बात हो गई। वो हो सकता है कि आपके समाज में कुछ कंट्रीब्यूट भी ना कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जिस परिवार में या जिस समाज में वो व्यक्ति सोसाइटी के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, नील कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन इस बिना पर आप उसको अपने समाज का मेंबर मानने से इनकार नहीं कर सकते। फिर वो समाज नहीं है, फिर तो वो तो फिर एक स्वार्थीपन आ गया ना सोसाइटी में। सोसाइटी कभी स्वार्थी नहीं होती, सोसाइटी तो समाज के लिए बनी हुई, लोगों के लिए बनी हुई है। और जब आप लोगों के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जब समाज ही अपने लोगों के साथ विभेद कर रहा है, उनको वंचित कर रहा है, फिर उस प्रकार की सोसाइटी का कोई मोल नहीं है। उस सोसाइटी को फिर आप सोसाइटी के दायरे में रखना मेरे समझ से उचित नहीं है। सर
हाँ, सर सोसाइटी में चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो अभी आप लोग सोसाइटी हमें सामाजिक परिवर्तन पढ़ेंगे। हाँ, बोलिए। नहीं, तो सर सोसाइटी हमेशा चेंज अपनाती है ये तो जरूरी नहीं है। जैसे कि पुरानी अगर अपन देखें तो पहले जो गर्ल्स थी उनका छोटी उम्र में ही शादी हो जाती थी। अब वो बड़ी मतलब जो संविधान आया हमारा उसमें रूल्स चेंज हो गए। तो अभी भी कुछ सोसाइटी ने उसको अपनाया है, कुछ को नहीं अपनाया है। तो इस तरीके से हम उन्हें सोसाइटी मानेंगे या नहीं? सोसाइटी तो मानेंगे ही। सोसाइटी तो देखिए, हमने इसीलिए आपको कई प्रकार के हमने प्रकार बता दिए, क्लोज सोसाइटी और ओपन सोसाइटी। अब देखिए यहाँ पर नियंत्रण, जैसे आपने बाल विवाह की बात करी। बाल विवाह है, आपके संविधान में, आपके लेजिस्लेचर में इस बात की व्यवस्था करी गई कि कम से कम 18 साल के उम्र से नीचे की लड़की की शादी नहीं होगी। लेकिन आपकी सोसाइटी उसको मान कहाँ रही है? जो लोग अभी भी बाल विवाह कर रहे हैं, वो आपके इस कायदे का, आपके समाज द्वारा बनाए गए इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वो नहीं मान रहे हैं। लेकिन आप, अगर आप परिवर्तन की बात कर रही हैं, तो आप देखिए आज से 30 साल 40 साल पहले कितने बाल विवाह होते थे और अब कितने बाल विवाह हो रहे हैं। इन दोनों में यदि आप अगर आंकड़ा उठा करके देखिए, तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। या स्वतंत्रता के पहले कितने बाल विवाह होते थे और स्वतंत्रता के बाद आज जब हम 50 60 साल 70 साल बाद जब हम देख रहे हैं, तो हमारा कितना बाल विवाह हो रहा है। तो ये परिवर्तन, अवश्य परिवर्तन तो होगा ही आने वाले समय में, और भी चीजें परिवर्तित होंगी। तो आपकी सोसाइटी के लोग कितना आपके सामाजिक नॉर्म्स को, आपके सामाजिक नियमों को मानते हैं, इस आधार पे भी आपके सोसाइटी के मेंबर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। लेकिन परिवर्तन तो अवश्यंभावी है, परिवर्तन तो होगा ही होगा। उस परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते। परिवर्तन होना अवश्यंभावी है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो बाल विवाह एक जो आपने एग्जाम्पल लिया, तो जो नहीं मानते, भाई जैसे एक परिवार है, तो परिवार में तो कई प्रकार के लोग हैं, कोई काम करने वाला भी है, कोई काम नहीं करने वाला भी है। तो क्या माँ बाप उसको मार के घर से बाहर निकाल देते हैं कि तुम नहीं काम कर रहे तो जाओ बाहर? कोई माँ ऐसा करेगी कि एक, मान लीजिए किसी माँ के 4 बच्चे हैं और 3 लोग कमा करके घर में ला रहे हो और एक निठल्ला हो, कुछ काम ना कर रहा हो, तो क्या माँ बाप उसको मार के घर से बाहर निकाल देते, जाओ तुम कुछ ना काम नहीं कर रहे हो, जाओ घर से बाहर, तुमको हम नहीं खाना देंगे? ऐसा कोई माँ करेगी? ऐसा कोई पिताजी करेंगे अपने घर में? नो। जी सर, जब भी सर सोसाइटी में कोई भी परिवर्तन होता है तो सर वो उसमें लंबी प्रोसेस होती है, तुरंत नहीं होता है सर उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा वीर सिंह। या ऐसा नहीं कि आपने आज देखा तो कल ही आपको उसका परिवर्तन दिखाई दे देगा। जी सर, हो इट इज ए सकता है लॉन्ग सर एक प्रोसेस। कई सालों बाद जो बाल विवाह की दर है वो 0 भी हो जाए। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, निश्चित हो सकता है। और ये डिपेंड करेगा कि आपकी सोसाइटी के लोग कितने जागरूक हैं, आपके सोसाइटी के लोग कितने अवेयर हैं इस चीज के प्रति, इस पे भी डिपेंड करेगा। आप जितने ज्यादा जागरूक होंगे, जितनी ज्यादा किसी बात को, जितनी ज्यादा आप अपनी बात को, उन परिवर्तन को स्वीकार करेंगे, उतना ज्यादा सोसाइटी आपका बदलेगा। नहीं स्वीकार करेंगे तो बाल विवाह होता रहेगा। अभी बच्ची के जन्म हुआ नहीं कि आप शादी कर दीजिए, फिर उसकी, फिर उस
सर आवाज नहीं आ